जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 TCS MCQ की जो हमारी जनरल स्टडीज़ की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। और साइंस में केमिस्ट्री चली हुई है। ये जो हमारी बुक है ये 5th एडिशन है, जिसके अंदर TCS के हाल फिलहाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे बड़ी बात, इस बुक में जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और उसके अलावा ये जो सेशन है ये इसी बुक का है। हम इस बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत पड़ती है बुक के अलावा भी। तो ये बुक और ये सेशन दोनों मिलकर आपको एक अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो मैं जो है आपको साइंस करवा रहा हूँ और चैप्टर वाइज बुक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप मार्केट से ले सकते हैं इसको। और ये सेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम जो है केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री लगभग जो है कंप्लीट होने को है। लगभग इसके बाद एक क्लास और लगेगी हमारी, जो हमारी इस बुक की है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन or hydrolysis of fat and oil when exposed to air, light, moisture or bacterial action that spoils food। यानी कि एक वह कौन सी रिएक्शन है जो हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण व अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है। देखिएगा, प्रोसेस बताता हूं मैं, रिएक्शन बताता हूं, सिंपल शब्दों में इसको मैं बताता हूं। देखिएगा, एक ऐसी रिएक्शन है जो जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, फैटी सब्सटेंस होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। जैसे ही वो हवा के टच में आते हैं, लाइट के टच में आते हैं, तो उनकी स्मेल और टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो उनका जो स्मेल जो है एंड टेस्ट जो है उसमें बदलाव आ जाता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? और उस रिएक्शन में इसने बताया भी है कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑयली सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने के बाद उनके स्मेल और टेस्ट में बदलाव आ जाता है, उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि ऑयली सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होने के बाद स्मेल और टेस्ट में बदलाव आना रेंसिडिटी कहलाता है। तो रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेंसिडिटी कैसी रिएक्शन है? यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पहली बात। दूसरा, रेंसिडिटी केवल किन सब्सटेंस की होती है? केवल व केवल ऑयली सब्सटेंस की होती है और सब्सटेंस की नहीं होती। ऑयली सब्सटेंस के स्मेल और गंध में जो है बदलाव आ जाती है। देखिएगा, एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ में। आपने सुना होगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्यों डाली जाती है? आपके मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन SSC TCS ने एग्जाम में पूछ लिया था कि नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, रीजन पूछ लिया था। तो चिप्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए, इन चिप्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जो है ऑयली सब्सटेंस का, ऑयल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडेशन से बचाता है। या फिर आप ये कह सकते हो नाइट्रोजन जो है वो रेंसिडिटी से बचाता है। रेंसिडिटी से बचाता है कौन भी? आपका नाइट्रोजन। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन एक है तो यह एक एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट है या फिर एंटी रेंसिडिटी एजेंट है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको एक चिप्स के पैकेट का एग्जांपल लेकर समझाया है, चिप्स पैकेट का एग्जांपल लेकर समझाया है। वैसे आप जितने भी ऑयली सब्सटेंस हैं उन सभी में रेंसिडिटी काम करती है। तो मे भी आपको पता चल गया होगा रेंसिडिटी होती क्या है। तो ये आपका आंसर ए है 451वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ही आप कर पाओगे। देखिएगा, यहां पर ओजोन दी गई है, O3 दी गई है। ओजोन का जो है ये फार्मूला होता है, ओजोन का जो है ये फार्मूला होता है आपका O3।
ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ओजोन। और यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर पूछा गया है ओजोन का। अगर आपको आता है तो दी बेस्ट है, नहीं आता तो हम क्या ही बता सकते हैं आपको। देखिएगा इसमें आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पर क्या देखनी है, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। भाई किसी भी रिएक्शन को या किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन आपकी, ऑक्सीजन जो होती है ओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 की इसको जरूरत रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत रहती है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, 2 इससे ले लेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 इससे ले लेगा और ये आकर में 8 बना लेगा, यानी कि आपस में जो है ये आपस में 8 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसे में भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किए हैं, कभी भी लेविस स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा लेविस स्ट्रक्चर मैक्सिमम है कि आपका ओजोन से ही पूछा जाएगा, आगे भी कभी पूछा जाएगा तो, ठीक है। और एक क्लास में हम नहीं सिखा सकते इस स्ट्रक्चर को। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, रट लीजिएगा, जैसे भी आप रटो वैसे रट लीजिएगा, जैसे करो वैसे कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आप समझो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे डाल देती है टीसीएस या कोई भी एग्जामिनर जो आगे कभी नहीं आती। लेकिन उसके चक्कर में हमें ये नहीं है कि अब हम 12th की बुक उठा के और लेविस स्ट्रक्चर को पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत रहेगा कि मैं आपको लेविस स्ट्रक्चर करवाऊं। वैसे प्रैक्टिकल में मतलब जो है थ्योरेटिकल में हो सकता था कि हम सोच सकते थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड विद एन एक्सट्रीमली स्टेबल molecular structure known to be most potent greenhouse gas even found। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिएगा मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? भाई मैं आपको बता चुका हूं ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो क्या करती हैं। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एक ऐसा कंबल बनाती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो पृथ्वी को गर्म करती हैं। ज्यादा ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा ग्रीन हाउस हो गई तो वो पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगी या फिर ओजोन को खत्म कर देंगी। ओजोन खत्म हो गई तो भी पृथ्वी जो है ज्यादा गर्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेज में तो एक होती है वाटर वेपर। 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं तीनों क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूं। CO2, मीथेन, वीथेन बहुत सी, CFC वगैरह बहुत सी होती हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। CFC है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सारी की सारी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। लेकिन मैं मेन लिख रहा हूँ वाटर वेपर, CO2 और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये 3 जो है मैंने आपको लिखे। यहां से 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, वाटर वेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपकी वाटर वेपर है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी कि शक्तिशाली, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी कि सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो SF6 है। SF6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको नोट कर लेने हैं। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है मोस्ट पोटेंट यानी कि सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। C इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे पीछे क्या लिख रखा है उसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मेन जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है कि जो मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज फोकस्ड ऑन ए फॉस्फोर कोटेड ग्लास स्क्रीन व्हेन लाइट इज इमिटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित जो ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। तो ऐसा सील्ड युक्त जो वैक्यूम ट्यूब जो है उसको हम कहते हैं CRT। क्या बोलते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपका सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है, फॉस्फोर कोटेड
ग्लास स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। आपको डायरेक्ट इसको याद करना है, कुछ इसका स्किप पॉइंट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज द मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड डिटरमाइंड। किसी भी फैटी एसिड का, फैटी एसिड जो होता है वो मोनोमर होता है किसका, फैट का। फैट का मोनोमर होता है, फैट का मोनोमर होता है आपका, यानी कि एक अलग होता है आपका कौन भी, फैटी एसिड। और किसी भी फैटी एसिड को हम के आणविक भाग को, एटॉमिक वेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, साबुनीकरण मान। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है वो किसको मेजर करती है, वो आपके भार को मेजर करती है, फैटी एसिड की। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, इट इज प्रोसेस जहां पर हम आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं ताकि उसको रस्ट से बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके। तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलो कोई ये आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है, ये आपकी आयरन की एक रोड है। इस आयरन की रोड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जिंक की परत चढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक लेयर चढ़ा रहा हूँ, कोट दे रहा हूँ इसको, ये कोटिंग है, कोटिंग है। और किसकी कोटिंग है, ये जो है आपकी जिंक की कोटिंग है। किसकी, अभी जिंक की कोटिंग है। तो आपकी जिंक की अगर हम परत चढ़ा देते हैं किसी भी, किसके ऊपर भी, किसी भी आयरन के ऊपर, ताकि वो जंग लगने से बच जाए, क्योंकि जिंक जो होता है उसको जंग नहीं लगता है। तो जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ताकि इससे क्या बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके, बचाया जा सके। क्योंकि होता क्या है, जब आपके आयरन को यानी कि Fe को ऑक्सीजन और पानी मिलता है, ऑक्सीजन एंड वाटर मिलता है, तो उस टाइम पर ये रिएक्शन करके Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि जंग लगा लोहा बनाती है। जंग लगे लोहे का सूत्र होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाती है, जिसको हम जंग लगा लोहा बोलते हैं। फेरस, फेरस ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनाती है, फेरिक नहीं, फेरस बनाती है, Fe3O4 बनाती है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनाती है, जिसको हम जंग लगा लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो लोहे को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होती है, नमी जैसे ही मिलेगी ये जंग लग जाएगा। और जंग लगने के बाद वेट हमेशा इंक्रीज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोहे को जंग लगने पर वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहे पर जैसे ही जंग लगेगी तो वेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जंग लगने के बाद इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो उसकी वजह से, वाटर की वजह से जो है आपका वेट जो है वो इंक्रीज होगा लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मा इज ऑफ्टन कॉल्ड द डैश स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो आपकी मैटर जो है उसकी फोर्थ स्टेट है आपकी कौन भी, प्लाज्मा। ये पहले भी हम कर चुके हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसको हम सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट है, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है इसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर जो है इसको हम बोलते हैं किसको भी, प्लाज्मा को। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। विलियम क्रुक्स ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, विलियम क्रुक्स ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 3 स्टेट की, तो 3 स्टेट आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हैं ही, और 5वीं स्टेट भी है आपकी, 5th स्टेट, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। 5th स्टेट भी है जिसको हम सत्येंद्रनाथ बोस भारत के, और आइंस्टीन, जानते ही होगे आप आइंस्टीन को, तो कंडेंसेट। ये जो है इनसे, इन्होंने एक साथ मिलकर जो है दोनों ने 5वीं अवस्था को खोजा था। यानी कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं आज के टाइम पर, स्टेट की, सॉरी मैटर की 5 स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा देखना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। डैश इज प्रोसेस इन विच नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। देखिएगा, रबड़ बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। रबड़, हमें पता है रबड़ जो होता है वो लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है, पेड़ से
पेड़ से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। पेड़ का एक लिक्विड होता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, और उस लेटेक्स से हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं। लेकिन जो लेटेक्स से रबड़ बनता है वो जो नेचुरल रबड़ कहलाता है, मैं नेचुरल रबड़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो नेचुरल रबड़ बनता है वो थोड़ा जो है कम, आप ये मान सकते हो सॉफ्ट होता है, ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होता, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो अच्छा रबड़ नहीं होता, वो ना ही मजबूत होता है। तो इस नेचुरल रबड़ को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सल्फर ऐड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सल्फर की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपका आर्टिफिशियल रबड़ बनता है। और ये जो आर्टिफिशियल रबड़ बनता है ये थोड़ा जो है आपका मजबूत होता है और जो है लोचदार होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है आपकी वल्केनाइजेशन कहते हैं, वल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन कहते हैं। इट इज वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन जो है इसकी प्रोसेस है। तो रबड़ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रबड़ किससे बनाया जाता है, लेटेक्स से बनाया जाता है, लेटेक्स पेड़ से नेचुरल रबड़, और नेचुरल रबड़ से जो वल्केनाइजेशन करते हैं हम उसमें किस कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर एज ए कैटालिस्ट काम करता है, एज ए कैटालिस्ट काम करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वल्केनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर हम सेपोनिफिकेशन कर ही चुके हैं। सेपोनिफिकेशन क्या था, जब हम फैटी एसिड का जो मोलिकुलर वेट देख रहे थे, तो किसी भी फैटी एसिड का वेट मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सपोनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। फर्मेंटेशन, किडवन। किडवन क्या होता है, जब हम शुगर से अल्कोहल बनाते हैं, शुगर से अल्कोहल दारू बनाते हैं किसी भी शुगर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किडवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि कौन सा न जलने योग्य, इन्फ्लेमेशन सब्सटेंस नहीं है का मतलब, इन्फ्लेमेबल का मतलब जो जलता है, और जो नहीं जलता है वो पूछा इसने। अल्कोहल जलता है, एलपीजी जलता है, पेट्रोल जलता है, लेकिन ग्लास जो है वो कभी नहीं जलता। ग्लास सिलिका का कंपाउंड है, सिलिका से बनता, मिक्सचर है सिलिका का, सिलिका से जो ये है ग्लास बनाया जाता है। अल्कोहल आप सभी को पता ही होगा, शुगर का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल को बनाया जाता है। जो मेनली अल्कोहल की भट्टी जिसने देखी होगी, गुड़ वगैरह, अंगूर वगैरह या कुछ भी चीज़ है वो शुगर है। शुगर को फ्रेगमेंट करके उसको उसके अंदर यीस्ट पनपा के उसको जो है उसके बाद जो है हम क्या प्राप्त करते हैं, अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। अल्कोहल बनाने का प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन कहलाता है, यानी कि किण्वन कहलाता है। और किण्वन का मतलब क्या है, शुगर से अल्कोहल का बनना। तो यहाँ पर इनफ्लेमेबल कौन नहीं है क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ग्लास नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कुकिंग प्रोसीजर इन विच द शुगर इन फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड टर्निंग इनटू ब्राउन कलर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब आपका शुगर जो है, जब आपका शुगर जो है वो किस कलर में बदल जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि शर्करा जो है आपका ऑक्सीडेशन के बाद जो है ब्राउन कलर में बदल जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखिएगा, ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लो ना, ऑप्शंस को नेगलेक्ट मैं नहीं करो तो ये पहले शायद कर चुके हैं हम। तो इसको जो हम कैरामेलाइजेशन कहते हैं, कैरामेलाइजेशन इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। देखिएगा, फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, फिल्टर करना कोई चीज़ अलग है, ऑप्शन नेगलेक्ट करके नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नेगलेक्ट करके नहीं होगा, क्योंकि इन सभी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। वही क्वेश्चन आ गया, शुगर का अल्कोहल में बदलना, ठीक है। देखिएगा, शुगर जो होता है, शुगर कोई भी शुगर है, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये शुगर है। जब मैं इस शुगर को यीस्ट देता हूँ, यीस्ट, जब इसमें यीस्ट आता है तो यीस्ट के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसको हम किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, किण्वन बोलते हैं। सॉरी भाई, फ्रेगमेंटेशन नहीं, फर्मेंटेशन, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, इंग्लिश में गलत हो जाएगा। ये किण्वन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो विखंडन होता है, फ्रैग होना, फ्रैग का मतलब बिखरना, और एक होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी चीज का किण्वन होना। तो ग्लूकोज जब किण्वन होता है, इसका किण्वन होता है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो आपका C2H5OH यानी कि आपका जो है अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। तो
तो ग्लूकोज के फ्रेगमेंटेशन से हम किसको प्राप्त करते हैं, हम जो है अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा फर्मेंटेशन होगा, ना कि फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा अभी, फर्मेंटेशन। स्पेलिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, इस प्रोसेस से आपकी इथाइल अल्कोहल बनेगी। कौन सी अल्कोहल बनेगी, इथेनॉल बनेगी, पीने वाली शराब। शुगर से, शुगर का अल्कोहल में बनाना, देखिएगा आपका जो मिथेनॉल बनती है वो वुड के फ्रेगमेंटेशन से बनती है। वुड का जब अपन फर्मेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन बार बार आ रहा है तो इसको थोड़ा, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा वो रहता है, तो जो आपका फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन नहीं, फर्मेंटेशन करते हैं, जब हम वुड का फर्मेंटेशन करते हैं तो उसके बाद आपकी मिथेनॉल बनती है। मिथेनॉल को वुड सेपरेट इसीलिए बोलते हैं हम, तो इसको याद रखिएगा, सिंपल अल्कोहल फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक और ए स्टेप टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोटेबल वाटर, यानी कि कौन सी जो है सामान्य जल से पीने योग्य जल में बदलने की तकनीक नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। देखिएगा भाई, सिंपल तरीके से मैं बात करता हूं। मैं अगर किसी चीज को बॉयल करता हूं तो भाई पानी को बॉयल करूंगा तो उसके अंदर से अशुद्धियां बाहर निकलेंगी, ये तो है। अगर मैं किसी चीज को फिल्टर करता हूं तो उसके अंदर कोई अशुद्धियां हैं तो वो भी बाहर निकलेंगी, ये बिल्कुल है। क्लोरीनेशन, अगर मैं पानी में क्लोरीन डालता हूं तो उसके अंदर पानी में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस से भी मैं पानी को सही कर सकता हूं। यहां पर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कोई प्रोसेस नहीं है, ब्रोमिनेशन नहीं होगा, ब्रोमिनेशन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा यूज नहीं किया जाता, नोट पूछा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग और क्लोरीनेशन ये तीनों किए जाते हैं, लेकिन आपका ब्रोमिनेशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस, each of which contains a different set of ligands that can in principle be replaced with a ligand of other complex। यानी कि दो या दो से अधिक जटिल यौगिकों में किस प्रकार की समरूपता उपस्थित होती है, ठीक है, जिसमें से एक में लिगैंड का एक अलग समूह होता है जिसे आपका सिद्धांतिक रूप से अन्य जटिल लिगैंड से बदला जा सकता है। तो ये आपसे प्रोसेस पूछ रखी है, इसको अगर आप मतलब जो है यहाँ पर समरूपता पूछी गई है, आइसोमेरिज्म पूछा गया है। अलग अलग टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन जहां पर हम लिगेंड का एक अलग समूह होता है और जो है जो दूसरे से बदल सकता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे से बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहां पर एक दूसरे से बदल सकता है, एक लिगेंड समूह जो है वो दूसरे जटिल से बदल सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी अनायंस सराउंड ए सोडियम आयन इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है कितने अनायन जो है उसको घेरे रहते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन के कितने ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आयन जो है वो घेरे रहते हैं, तो वो जो है 6 आयन जो है इसको घेरे हुए रहते हैं। तो ये जो है आपको जो है हम शायद पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वैसे भी इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। देखिएगा कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। यानी कि इसने पूछा कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी कि इसने पूछा कौन सा आर्टिफिशियल है, तो कौन सा आर्टिफिशियल है ये क्वेश्चन पूछा इसने। तो देखो लिनन तो एक नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, रेयन जूट भी नेचुरल है, जूट की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है, लिनन की खेती की जाती है, लेकिन रेयन इट इज आर्टिफिशियल फाइबर। और अगर मैं बात करूं तो इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, पहला आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो कौन सा है, तो आपको आंसर देना है वो आपका रेयन है। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है आपका रेयन, ठीक है भाई। तो इसमें नोट ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डरलेस, यानी कि जिसमें गंध नहीं होती, टेस्ट भी नहीं होता, नॉन टॉक्सिक किसी प्रकार की जहरीली नहीं होती, एंड इज मेड अप 93.05 मीथेन। मेन जो है इसमें मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोपेन है और आपकी जो है क्या है भी ट्रेसेस ऑफ इथेन है।
चलिएगा, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करें, पहले ऑप्शंस को नेगलेक्ट करते हैं, मैं तो यही चाहूंगा। मुझे पता है एलपीजी की फॉर्मेशन किससे होती है, एलपीजी बनी होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से, और इसमें तो मर्कैप्टेन की वजह से गंध भी होती है, तो ये तो नहीं होगा। क्लोरीन, क्लोरीन में मीथेन होती नहीं, क्लोरीन तो क्लोरीन होती है, ये भी नहीं होगा। अब दो चीज बचती है, एक बचती है सीएनजी और एक बचती है आपकी गोबर गैस। अब दोनों में मीथेन होती है, गड़बड़ तो यहाँ आई ना, गड़बड़ तो यहाँ पे आई। दोनों में क्या होती है, मीथेन होती है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोनों में जो है इथेन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। दिक्कत ये आ गई, लेकिन इसने हिंट दे रखा है 93.05% मीथेन। इतनी मीथेन किस में पाई जाती है, इतनी मीथेन आपकी जो है सीएनजी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सीएनजी में। गोबर गैस में 60% पाई जाती है, 55 से 60% पाई जाती है, तो गोबर गैस नहीं होगा। बहुत ही मतलब आप ये मान सकते हो, टेक्निकल क्वेश्चन इसको मान सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मीथेन तो गोबर गैस में ही पाई जाती है, मीथेन सीएनजी में, सभी चीजें पाई जाती हैं। बट यहाँ पर जो ये हिंट दिया ना, मेन जो हिंट दिया है वो ये है 93.05, यानी 93% मीथेन केवल किस में पाई जाती है, आपकी सीएनजी में ही पाई जाती है। नेचुरल गैस में, गोबर गैस में, इन सभी गैस में एक बात याद रखिएगा, एक होती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और एक होती है आपकी गोबर गैस, इनमें भी फर्क होता है। हालांकि इन दोनों में ना लगभग 60% मीथेन पाई जाती है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, नेचुरल गैस एक जीवाश्म है, यानी कि पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, ये एक नॉन रिन्यूएबल जो है एनर्जी सब्सटेंस है, इसको ये थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि धरती के नीचे दबी हुई है, इसका हम यूज कर लेंगे। लेकिन गोबर गैस जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी सब्सटेंस है, ये खत्म नहीं होगी, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये नेचुरल गैस और गोबर गैस दोनों में मीथेन होती है, लगभग बराबर ही होती है, आप ये मान के चलो 60-55% होती है, तो इसका राइट आंसर, वैसे 93% तो केवल सीएनजी में होती है, राइट आंसर सीएनजी होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। सबसे पहले तो अमोनिया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्या होता है कई बार ना अमोनियम दे देता है, एग्जामिनर ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, अमोनियम दे देता है, मैंने देखा ही। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दे दिया था, सीजीएल के एग्जाम में एनालाइज करने वाले भी जो है ना, मतलब चकित रह गए थे। अमोनिया जो है NH3 होता है, अमोनियम NH4 होता है। ठीक है, NH3। अब देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो 14:3, ये आपका किसका आ जाएगा, 14:3। ठीक है, अगर अमोनियम का पूछे ना, तो ये 14 और रेशियो 4, यानी कि इससे कटेगा ये, तो ये 7 और ये 2, यानी कि 7:2 जो है अमोनियम का आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द गैसेज इन कॉलम 1 विद द 2। ठीक है, इनकी गंध के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आपको पता है केवल आप उसका आंसर दे दो। मुझे पता है CO2 का, एटमॉस्फेयर में मौजूद है CO2, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती, कोई कलर नहीं दिख रहा मेरे को, CO2 है इसमें, नई गंध है नई कलर है, देखो नई गंध है, ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली है, तो ये CO2 का तो 2 आ गया भाई, इसके बाद नई तो कलर है नई गंध है, यानी कि 1 का 2, अब 1 का 2 2 में है भाई, दिक्कत हो गई, ये नहीं हुआ भाई, ये तो कट गए, अब 2 2 आ गई भाई। अब आपको देखना पड़ेगा H2S और SO2, अब SO2 भी एटमॉस्फेयर में है भाई, यहां से थोड़ा और हिंट मिल गया मुझे H2S का नहीं पता था, लेकिन SO2 का पता था, सल्फर डाइऑक्साइड का पता था, एटमॉस्फेयर में एसिड रेन में ये आती है साथ के साथ। तो एसिड रेन जब होती है तो हल्की फुल्की जो है स्मेल होती है, कलर नहीं होता उसके पास, लेकिन हल्की फुल्की स्मेल आती है, जब पहली बारिश आती है तो उसमें थोड़ी स्मेल आती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो आपका होगा ये सी का तो सी ही होगा, यानी कि SO2 जो होगी ना वो कलरलेस गैस होगी विद जो आपकी पंगेंट स्मेल, यानी कि थोड़ी स्मेल के साथ होगी। और एक बच गया भाई, बी का 1 आ जाएगा, बी का 1, सी का 3, तो बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, बस टैकल आपको करना था कि किस टाइप से आप करोगे इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, द नेम ऑफ विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 वाज डिस्कवर्ड इन 1817 फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग स्टोन। पहली बात तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 यानी कि आपकी एल्कली मेटल, शैतान ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, हालांकि इसमें तो सारे ग्रुप 1 के हैं। स्टोन से नाम लिथियम, लिथियम स्टोन, डिक्शनरी चेक करो, लिथियम, लिथियम स्टोन, स्टोन के नाम पर लिथियम। लिथियम का मतलब ही लिथोस्फीयर सुना होगा, लिथोस्फीयर मतलब धरती का जो मंडल होता है, पर्वत वगैरह, तो लिथो स्टोन से ही है। ठीक है, लिथियम, तो लिथियम जो है आपका स्टोन से रिलेटेड है। व्हाट टेस्ट इज यूज्ड वेयर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है जहां यौगिक में उपस्थित तत्व सहसंयोजक रूप से आयनिक रूप में यानी कोवलेंट टू आयनिक फॉर्म में आते हैं, यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करके प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब मैं कोवलेंट कंपाउंड को सोडियम के साथ ऐड करता हूं तो ये आयनिक बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन को नेगलेक्ट करो, ऑप्शन नेगलेक्ट करने से मे भी आपको आंसर मिल जाए। ब्लड टेस्ट, कहीं पर संबंध है ब्लड टेस्ट का, काटो इसको। फ्लेम टेस्ट, जवाला टेस्ट, जवाला टेस्ट का कोई सिस्टम है नहीं है। 2 ऑप्शन बच गए भाई, 50% तो आए गए। ठीक है, आता है तो ठीक है। एक बच गया डी डिमर टेस्ट, मैं बता देता हूं ये भी ब्लड का ही टेस्ट है। आपके पास एक ही बचता है, वो है लेसिन, लेसिन टेस्ट, लेसेंस टेस्ट। डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर आपको आता है तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप कई जगह ऑप्शन नेगलेक्ट कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। In which state of matter is kinetic energy of molecules greater than the forces of attraction between them? तो इसमें क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर से पूछा है, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। सच दे आर सो फार अपार्ट एंड मूव इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। एक बात बताओ भाई, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 3 स्टेट ले लो, कोई चीज सॉलिड कब कहलाएगी? ये सॉलिड है, ये इसलिए सॉलिड है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज पैक हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है। कोई भी चीज सॉलिड जब कहलाएगी जब उसके मॉलिक्यूल क्लोज पैक होंगे, जितने ज्यादा पैक उतनी सॉलिड। लिक्विड कब कहलाएगी? जब इनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा गैप होगा। सिंपल उदाहरण से बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा गैप होगा। गैस कब कहलाएगी? जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। अब देखो, मैं सॉलिड में हाथ लगाता हूं ऐसे, क्या मैं पार कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स ने हाथ को अंदर नहीं जाने दिया। लिक्विड पानी में मैं ऐसे हाथ करता हूं तो मॉलिक्यूल दूर हैं तो वो थोड़ा रेजिस्ट करेंगे लेकिन जाने देंगे। गैस इजिली, क्यों? क्योंकि यहां पर गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट है। तो ये किस में है? गैस में है। तो गैस में क्वेश्चन बहुत बन गए इसमें से। गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में, सबसे कम सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसमें? गैस में, सबसे ज्यादा सॉलिड में। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट एन आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3 दैट इज मेनली यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। यानी खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है जिसमें समान मात्रा में आयरन 2 और आयरन 3 होता है। आयरन 2 यानी कि फेरिक एंड फेरस, फेरिक एंड फेरस 2 होते हैं आयरन के। मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपका जो मतलब जो आयरन 2 और 3 जो होता है वो मैग्नेटाइट में होता है। आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फंडा ही नहीं है। बॉक्साइट क्या है? सोडियम का कंपाउंड है, फंडा ही नहीं है। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट आयरन का और है। खेल खत्म। तो भाई आयरन का ही तो जिक्र चल रहा है, आयरन का ही तो जिक्र चल रहा है। खेल खत्म। तो आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो, ऑप्शंस के साथ खेलना सीखो। डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी of or eliminating pollutions।
कौन प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? तो कौन जो है पोल्यूशन की डिग्री को खत्म कर रहा है? एरोसोल, एब्जॉर्प्शन, एरेशन, वायु संचारण। तो आपकी प्रदूषण की डिग्री को खत्म कौन कर रहा है? एबेटमेंट कहते हैं इसको, उपशमन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपशमन कहते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो आपकी पोल्यूशन की डिग्री को खत्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एबेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ ऑक्सीजन फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिएगा पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, कार्बन ऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 16, काटो 4 3 12, 4 चौक 16। अब देखो इसमें क्या कहा, 1 ग्राम कार्बन में कितना जो है आपका का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट पूछा है। अब देखो यहां पर आपका जो ऑक्सीजन है वो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। किस पे ज्यादा है? 3 पे ज्यादा है, यानी कि 1/3 इंटू में 100। अरे करना आता होगा ये तो, परसेंटेज भी निकालते हैं हम। 100 मत करो भाई, परसेंटेज थोड़ी निकालना है, बस ये बताना कितना है। कितना है ऑक्सीजन कार्बन का कितना है? तो 1/3 है। 1/3 का मतलब, एक मिनट रुकिएगा भाई, 1/3 नहीं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? ज्यादा थोड़ी ना पूछा इसने, एक मिनट रुकिएगा, ज्यादा नहीं पूछा इसने। ऑक्सीजन फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना है? कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना है? 4/3 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। तो कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना है? 1.33 है। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्ट आप मास पता होगा तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्जी बोर्ड कोरोना के बाद घोषित कर दिया गया है इंडिया के द्वारा, बहुत से देशों द्वारा किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट ट्रेडिशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि WHO के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पेयजल उपचार संचयन में बनाने वाले कीटाणु शोधन उप उत्पादकों का उदाहरण नहीं है? तो कीटाणु शोधन कौन नहीं है? अब एक बात बताओ भाई, जो टॉक्सिक होगा वो कीटाणुओं को मारेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 17 जो है ना, जिसको हम एलोजन फैमिली बोलते हैं, पूरी की पूरी टॉक्सिक ग्रुप है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ज्यादा भी यूज नहीं करनी है क्योंकि उसको पीना हमें केवल बैक्टीरिया को मारना है। इतना ज्यादा यूज मत कर देना कहीं हमें मार दे। तो यहां पर देखो, 1 मिनट के लिए टाइटेनियम को छोड़ दो, ब्रोमेट, ब्रोमियम, क्लोरेट, क्लोराइड, क्लोराइट, यानी कि एक में क्लोराइड एक में ब्रोमाइड, यानी कि ये तो टॉक्सिक है, यानी कि इनका तो प्रयोग हम कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। लेकिन ये टाइटेनियम कहाँ से यूज होगा? इसको खेल खत्म करो, इसको इसको हटाओ। टा सावन की गट्टा को नोटी पूछा है, कौन सा नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये थे भी आज का हमारा कार्यक्रम, रंगारंग चला। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।